हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 होगा। अगर इससे पहले आपने 4 लेक्चर और नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लो, फिर आप इस पे देखना। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दूसरों बच्चों तक भी बताओ कि हाँ एक वीडियो आ रहा है यहाँ पे, जो अच्छा है ख़राब है, इस तरह से आप जो भी शेयर कर लो, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक प्रश्न पूछा गया कि डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, यानी क्या सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ कंटेंट है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन, या फर्स्ट लॉ को डिराइव करिए सेकेंड लॉ से। तो देखो बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते थे। क्या है, सेकेंड लॉ से हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स बराबर आ गया था हमारे पास क्या, एम इंटू ए, ठीक है। और फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो जो बॉडी है वो अपने इनर्शिया को चेंज नहीं करेगा, मतलब जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। इट मीन्स कह सकते हैं हम लोग कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू इट्स फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यही तो है। तो फर्स्ट लॉ में क्या है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमें डिराइव यही करना है। क्या था फर्स्ट लॉ से कि इफ़ फोर्स बराबर 0 होगा देन भी बराबर क्या है, यू है। ये हमें डिराइव करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, डिराइव करना है, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो यही है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो बॉडी अपने इनर्शिया को नहीं चेंज करेगा, ठीक है। इनर्शिया को नहीं चेंज करेगा मीन्स जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, यही था। तो देखो, तो अगर यहाँ से हम लेकर के चलें तो अगर फोर्स की वैल्यू को तुम 0 रखते हो तो क्या यहाँ से देख लेंगे, इफ़ फोर्स बराबर 0 देन मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, दो जैसे मान लेते हैं 2 इंटू समथिंग बराबर 0 है, तो आंख बंद करके यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 0 ही होगा, तभी ये 0 हो सकता है। तो देखो यह दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि या तो मास 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी ना। दोनों में से कोई एक 0 होगा तब तो मास इंटू 0 बराबर करेंगे तब 0 होगा, या 0 इंटू एक्सेलरेशन बराबर 0 हो सकता है। ये दो हमारे पास सिचुएशन आ सकता है। अब कौन सा सिचुएशन हो सकता है कौन सा नहीं है ये देखना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो पढ़े होंगे कभी कि मास की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी मास कैनॉट बी 0, मास 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। लाइट में होता है, फोटोन में रेस्ट मास 0, तो उस सिचुएशन को आपको यहाँ पे लेकर के नहीं चलना है। तो सेकंड दूसरा है, कौन बच गया अब, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना, 0, और एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़े थे, v माइनस यू अपॉन टी। यह बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से t को उधर भेजोगे तो और क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बराबर 0, और v माइनस यू बराबर 0, इसका मतलब इसको उधर भेजोगे तो v बराबर क्या आ गया, u, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यही तो हमें डिराइव करना था, यानी जिस वेलोसिटी से पहले चल रहा था उसी वेलोसिटी से अभी भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस वाज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हो, क्लियर है। इसको छाप लोगे, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है कि डिराइव कीजिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ को, फर्स्ट लॉ को न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। एक और भी मैं आपको यहाँ पे चलते चलते इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, नोट में करके आप लोग छाप लोगे, इसको समझ भी लो। देखो क्या है, हम अगर बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, NFL लिख रहा हूँ शॉर्ट में। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोगों को क्या डिफाइन किया था, याद करो, क्या क्या क्या, फोर्स डिफाइन किया था, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि किस चीज़ को डिफाइन किया था, फोर्स को। न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करोगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स ए क्वांटिटेटिव वे टू मेजर फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या देखे, फर्स्ट पहला में क्या किया था, फोर्स को डिफाइन किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, मतलब डिफाइन किया किस चीज़ को, फोर्स को। सेकेंड लॉ में क्या हम लोगों को मिल गया था, तो मेज़र करने के लिए फोर्स को, ठीक है, टू मेज़र फोर्स। कैसे, तो F बराबर m इंटू ए से। कैसे दिया था मेज़र करने के लिए, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। और कभी आपसे पूछ दिया कि तीनों लॉ को एक बार में आप कैसे लिख सकते हो, एक लाइन में या एक पंक्ति में एक ही जगह पे कैसे बता सकते हो कि बिल्कुल एक दूसरे से लिंक्ड है। तो फर्स्ट लॉ से हम लोगों ने क्या देखा था,
कि वो फोर्स को डिफाइन किया था। सेकेंड लॉ में हमने क्या देख लिया कि वो क्या कर रहा है, फोर्स को कैसे क्वांटिटेटिव वे में मेजर कर सकते हैं, यानी हाउ टू मेजर फोर्स। तो फोर्स को इस तरह से मेजर कर सकते हैं, बराबर m इंटू ए, ठीक है। और तीसरा लॉ जो है हमें, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ, NTL, न्यूटन्स थर्ड लॉ ब्रिंग्स इनटू पिक्चर एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट that generally isolated force is not पॉसिबल। अभी थर्ड लॉ पढ़े नहीं हैं, अभी अब यही शुरू करूँगा। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या करता है, ब्रिंग्स इनटू पिक्चर एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट जनरली आइसोलेटेड फोर्स जो होता है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ये, अभी आप थोड़ी देर में समझ लोगे, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यह दो आपने पढ़ लिया है तो यह दोनों आपने समझ लिया, उसी तरह से तीसरे को भी समझ लोगे कि आइसोलेटेड फोर्स क्या होता है, ठीक है। यानी तीसरा यही बोल रहा है कि जो आइसोलेटेड फोर्स है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब क्या है, चलो उसको अभी डिस्कस करेंगे ही तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट में करके छाप लो, दो समझ लिए, तीसरा अभी समझोगे आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग दे लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो सिंपली अगर बात करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को, तो उससे पहले आपको ध्यान यह रखना है कि जो फोर्स होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फोर्स हमेशा किस चीज़ में अकर करता है, पेयर में, यानी फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। पहले भी मैंने आपको बताया। जैसे मान लो कि आप किसी को पीटते हो, ठीक है, तो आप खुश होकर के आ गए, क्या टोकरा मार मान लो कि 4-5 थाप दे के आ गए, खूब खुश हो कि बेटा के बहुत मार मारे हैं आज, ठीक है। तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि जिस समय आप उसको मार रहे थे उसी समय वो भी आपको मार रहा था, आपको पता नहीं चला। रियली में अगर मेरे से पूछोगे तो दोनों सेम पिटा करके आए हो उधर से, भले ही अगर सामने वाला मूर्ख है कि वो फिर बाद में आपको गैंग लग करके चलता है कि अरे यार मार दिया चलो, ठीक है। तो थाप से मारने की जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लात मुक्का से अगर आपको मार के हट दिया है तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर डंडा उंडा से मारा है तो जाओ गैंग उंग लेकर के जाओ, यही करना ही है तो करते रहो, ठीक है। तो चलो टॉपिक पे आता हूँ। तो जिस समय आपने उसको मारा उसी समय आपको भी वो मार दिया, अगर हाथ से आपने मारा है तो, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, तो देखो आप किसी को ऐसे मारते हो तो क्या आप उसको मारे तो आपको चोट हाथ में नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। तो वही है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। बस मारा मारी जो कर ली एक दूसरे से, थापा थापी, दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। क्या बोलता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, देखो जैसे मान लेते हैं कि आपने उसको मारा, ठीक है, तो वो हो गया एक्शन, वो क्या हो गया आपका एक्शन हो गया। बदले में आपको भी चोट लगा तो वो क्या हो गया उसका रिएक्शन। फिर से सुनो, हम उसको मारे तो क्या हुआ एक्शन, बदले में वो भी उसी समय हमें भी चोट लगा उस ऑब्जेक्ट से, तो वो हो गया हमारा रिएक्शन। जैसे हम ऐसे मारे ठड़ाक, तो हम जो मारे दैट इज एक्शन, और बदले में हमको भी तो चोट लगा तो वो क्या हो गया रिएक्शन। और दोनों एक ही समय में होता है, ऐसा नहीं कि अभी आप मार दोगे जा करके तो आपको चोट लगेगा, ऐसे जैसे अभी हम मार दिए तो और उसके बाद आप सो गए, आप सोने के बाद सुबह उठोगे तो यहाँ दर्द कर रहा है, या उस समय 1 घंटे के बाद आपको लगेगा कि अरे हमको अभी चोट लगा, कोई मारा क्या, तो ऐसा नहीं है, एक ही समय में होगा, यानी साइमल्टेनियस होता है, एक्शन है और रिएक्शन हो, दोनों सेम टाइम में होता है, एक ही समय में होता है, ठीक है। और दोनों बराबर भी होता है, जितना कस के आप मारोगे, आप धीरे मारोगे तो धीरे आपको भी चोट लगेगा, तेज़ी से मारोगे तो और तेज़ी से आपको चोट लगेगा, ठीक है। तो इक्वल होता है, बस डायरेक्शन उल्टा होता है। आप मार रहे हो तो नीचे गया तो वो आप पे फोर्स ऊपर लगा, आपने मारा तो नीचे की ओर फोर्स लगाया, या ऐसे मारे ठपक, ऐसे मान लो कि ऐसे है ठप, तो ये आपने इधर फोर्स लगाया, बदले में ये जो है वो आप पे उधर फोर्स लगा, आपने इधर लगाया इसने इधर लगाया, ठीक है। तो इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन उसका क्या होता है अपोजिट होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट होता है,
ठीक है। तो एक लाइन और भी मैं पहले लिख देता हूँ। एक्शन रिएक्शन आप समझ गए क्या होता है, तो इस तरह से लिख देता हूँ कि एक्शन एंड रिएक्शन occurs at the सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में होता है, एंड देयर मैग्नीट्यूड यानी जो उसका वैल्यू हुआ वो सेम रहता है, एंड देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होता है उसका अपोजिट, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, यानी कहने की बात हमारा यह है कि जैसे मान लेते हैं यह एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, ये उसमें जाकर के टकराया तो फोर्स ए लगाया जाकर के किस पे, बी पे लगाया। ठीक है, इधर चल रहा था, मान लो कुछ भी एक्सेलरेशन है इसमें, तो ये चल रहा था उसमें जाकर के टकराया तो फोर्स ए लगाएगा बी पे। पढ़ना सीखो, फोर्स ए लगा रहा है बी पे, जितना फोर्स लगाया उसको एफ ए बी से डिनोट कर दिए, तो क्या बोले कि बदले में आपको भी ये ठोकेगा उसी समय। तो जो फोर्स बी लगाएगा ए पे यह, और क्या बोला गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी दोनों बराबर रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा है। तो डायरेक्शन यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्शन उल्टा के लिए क्या लगा देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, एफ फोर्स ए लगाया बी पे तो फोर्स बी भी लगाया ए पे, दोनों आपस में बराबर है, ये 10 है तो यह भी 10 है, बस ये 10 अगर इस डायरेक्शन में लगाया है तो यह 10 इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो डायरेक्शन उल्टा है, उसके लिए यहाँ पे साइन क्या लगा दिया गया है, नेगेटिव का साइन लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलता हूँ एक्चुअली में न्यूटन्स थर्ड लॉ पे कि व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो तीसरा लॉ यह बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलता है कि प्रत्येक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन आप कर रहे हो तो उसका क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी वही अभी बात कर रहे थे कि एफ ए बी यह बराबर होगा किसका, एफ बी ए का। ठीक है, फिगर यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, ए है और ये बी है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसमें भी मान लो कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, दोनों आपस में आकर के टकरा गया है, तो टकराएगा तो यह फोर्स इस पे लगेगा एफ ए बी पे, एफ ए बी, और ये इस पे तो एफ बी ए। ध्यान रखना दोनों में एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मान लो कि ए का है, ए और इसका एक्सेलरेशन मान लो कि क्या है, ए बी, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तभी तो आकर के टकराएगा दोनों ना। तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं है, एक में भी अगर एक्सेलरेशन है, दूसरा मान लेते हैं कि उससे कम वेलोसिटी से चल रहा है, या कोई भी सिचुएशन ऐसा है जिसमें दोनों टकरा सकता है, आगे में क्लियर हो जाएगा। तो एफ ए बी बराबर होगा एफ बी ए का, और साइन कौन सा हो जाएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा आपने समझ लिया। ठीक है, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स ए लगा रहा है बी पे, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। अब देखो यहाँ पे ए बी है, तो ये पहले ए लगा रहा है अभी बी पे, पढ़ते कैसे हैं उस पर ध्यान रखना है। फोर्स ए बी पे लगा रहा है, ए लगा रहा है तो मास ए का ही रहेगा और एक्सेलरेशन भी ए का ही रहेगा, क्योंकि ए लगा रहा है, और ये बराबर होना चाहिए किसका, तो निगेटिव साइन के साथ ये बी लगा रहा है। अब तो बी लगा रहा है फोर्स, तो मास भी बी का ही लेंगे और एक्सेलरेशन भी बी का ही लेंगे। समझ में आना चाहिए ये सब आपको। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एफ ए का बटा एक्सेलरेशन वाले को एक साइड में लेके आ जाओ, तो ये बराबर होगा किसका, निगेटिव ऑफ एम बी अपॉन एम ए, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ से देखो तो क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, ए ऊपर है, एक्सेलरेशन का ए ऊपर है और मास ए नीचे है,
तो क्या एक्सेलरेशन और मास में ए और ए से पकड़ो, ठीक है, कि ए का मास किधर गया तो ए का मास नीचे चला आया, ठीक है। बी का मास किधर गया, बी का देखो मास ऊपर है तो एक्सेलरेशन बी का नीचे है, इसका मतलब इन्वर्स का रिलेशन है, ऊपर से नीचे कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन्वर्स का रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। हालांकि आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हो, एफ बराबर क्या है एम इंटू ए, तो यहाँ से आप बोलोगे कि यहाँ से तो डायरेक्टली का रिलेशन आप दिखा रहे हो, लेकिन यह एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक्चुअल में क्या देखा जा रहा है यहाँ पे कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का, ठीक है। इस फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होगे, रियल सेंस देखो यहाँ पे पूरा मैंने आपको डिराइव करके बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है किसका, मास का, ठीक है। कैसे हुआ पूरा आपने देखा, तो यहाँ से आप ये मत बोलना कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या हैवियर मास जो है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। सामने मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया हुआ है। क्या बोल सकते हैं कि जो हैवियर मास होता है, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका मास क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हैवियर मास जो है वो एक्सपीरियंस करता है, हैवियर मास एक्सपीरियंसेस लेस एक्सेलरेशन एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं, जस्ट उल्टा भी सही है इसका, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो हैवियर मास होता है वो एक्सपीरियंस करता है लेस एक्सेलरेशन, यानी मास ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा तो मास कम, मास एक्सेलरेशन कम तो मास ज़्यादा, ठीक है, या मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। सोच करके देखो ना, मास अगर ज़्यादा रहेगा, मान लेते हैं 5 रहेगा और एक मास 10 ले लोगे तो एक्सेलरेशन 5 लोगे तो 1/5, 10 लोगे तो 1/10, 10 से डिवाइड होगा तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सिंपल मैथ्स है तीसरा चौथा का, ये आप बिल्कुल सिंपली समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, छाप लेना आप इसको वीडियो को पॉज करके। अब फिर से यहाँ पे मैं आपको एक नोट पॉइंट और देने की कोशिश करूँगा। वो नोट पॉइंट क्या है कि क्या बोले थे हम कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होता है, एक मिस कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट का बात है। तो देखो बहुत ज़्यादा यह मिस कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट में क्या है मिस कॉन्सेप्ट और क्या सही है उस पर मैं बात कर ले रहा हूँ। तो देखो कितना लोग बोलते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है, ठीक है, एक बॉडी पे अगर लग रहा है तो वो इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए वो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल कर देता है अपने इफेक्ट को। मतलब कहने का यह है कि अगर यह ए बॉडी है और ये बॉडी बी है, ये इस पर फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगाया, ये इधर डायरेक्शन में लगाया, ये इधर डायरेक्शन में लगाया, तो दोनों इक्वल है और अपोजिट है ही, तो इसीलिए अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यानी अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ये आपका मिस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो एक्शन और रिएक्शन है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि दोनों एक्शन और रिएक्शन क्या बोले थे हम कि अलग अलग बॉडी पे एक्ट होता है, ठीक है। एक्शन हम कर रहे थे इस पे और रिएक्शन हुआ इस बॉडी पे, क्या बात समझ में आ रहा है। एक्शन हम किए इस पे तो बदले में चोट लगा इस पे, तो रिएक्शन हुआ, यानी दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है। तो ये इसीलिए बोलते हैं अगर सेम बॉडी पे होता है तब आपस में इफेक्ट कैंसिल कर सकता है। जैसे हमने आपको इस तरह से बताया था कि ये इधर लगा रहा है फोर्स, ये इधर 10 न्यूटन का, ये भी 10 न्यूटन का, तो सेम बॉडी पे लग रहा है तब आपस में इफेक्ट को कैंसिल करता है। अगर अलग अलग बॉडी पे लग रहा है तो इफेक्ट को कैंसिल नहीं करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, भावा बन जाओगे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए सोचना नहीं पड़ेगा आपको कभी, ठीक है। 9th का केमिस्ट्री के लिए भी एक और प्रियंका मैम आपको चला रही हैं, आप चाहो तो उस पर बहुत अच्छे तरीके से वो भी आपको बता रही हैं। आप चैनल को उनका सब्सक्राइब कर लो, प्रियंका केमिस्ट्री
पॉइंट करके है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो उनसे, ठीक है। उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो पहला चैप्टर ख़त्म कर चुकी हैं, दूसरे चैप्टर में लगी हुई हैं, तो आपको एक बेहतर पकड़ बन जाएगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने बोला कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं। एक बात तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता ही दिया है, इसके पहले वाले लेक्चर में 4 में, कि जो न्यूटन्स लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है। यानी न्यूटन्स लॉ जो है वो फेल कर जाता है। कब? तो जब स्पीड उसका कितना को अप्रोच करता है, कंपेरेबल टू लाइट का, ठीक है। यानी लाइट के स्पीड पे पहुंचते ही जो इफ़ेक्ट होता है, कह सकते हो कि न्यूटन्स लॉ है वो फेल करने लगता है, यानी वो सही नहीं रहता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे में हम लोग बात कर लेते हैं किसका, एप्लीकेशंस का, यानी एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या क्या एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ के, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन आता है रिकॉइलिंग ऑफ गन का। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं कि यह एक गन ले लिया, AK-47 है 8, और इस पर ये इसका ट्रिगर है, इसको जैसे ही दबाओगे तो बुलेट आगे निकला, ढै, तो ये आगे चला गया। जब ये आगे जाएगा तो जिस स्पीड से ये आगे जाता है उतना ही स्पीड से गन भी इधर की ओर आता है, पीछे की ओर आता है। इसीलिए देखना सोल्जर वगैरह जब चलाता है तो अपने कंधे पे रख करके चलाता है, ताकि कंधा, क्योंकि जो सोल्जर का जो शोल्डर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे भी मर्द का जानते ही हो कि दर्द नहीं होता है, तो इस तरह से, हालांकि ऐसा नहीं है, लेडीज़ भी आजकल बहुत काम अच्छा कर रही हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। फ़िलहाल मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि रिकॉइलिंग ऑफ गन में होता क्या है। जैसे ही आपने फायर किया तो ये बुलेट आगे गया और बदले में बुलेट इस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये कहाँ चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ रिकॉइलिंग ऑफ गन का। इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ, जितना फोर्स आगे की ओर उतना ही फोर्स बदले में ये इस पर लगाता है, तो ये पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो फोर्स, इस तरह से कह सकते हो कि दी गन एक्ट्स ऑन बुलेट, यानी कह सकते हो कि गन जो होता है एग्जर्ट करता है फोर्स बुलेट पे, और बदले में बुलेट फोर्स एग्जर्ट करता है किस पे, गन पे। ये इस पे लगाया, ये इस पे लगाया, काम हो गया दोनों का। यही तो था न्यूटन थर्ड लॉ कि अगर तुम हमको बेटा मारोगे तो बदले में हम मारे या ना मारे, तुमको उसी समय चोट लग गया। फोर्स A B पे लगाएगा तो B A पे उतना ही लगेगा। इस पर मैं फिर से आऊँगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो किस तरह से न्यूमेरिकल होता है मैं वहाँ पे फिर से आऊँगा। अभी फ़िलहाल एप्लीकेशंस कैसे है ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन ध्यान रखिए, सभी को आपको यहाँ पे समझ लो, आप लिखना आपको खुद से ही है, ठीक है। क्या देखें इसमें रिकॉइलिंग ऑफ गन में कि गन इस पर फोर्स लगाया तो ये आगे की ओर जाएगा, बदले में बुलेट भी इस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये किधर चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा, ठीक है। यानी गन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बुलेट साइमल्टेनियसली, यानी उसी समय द बुलेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द, या रिएक्ट्स ऑन दी गन। ये इस पे एक्शन कर रहा है, बदले में ये इस पे रिएक्शन दे रहा है। ये रहा पहला। दूसरा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सेकंड है स्विमर को कभी देखना, जो तैराक होता है, स्विमर का केस। तो स्विमर की केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे पानी है, ठीक है, छोटी गंगा कह के नाले में कूदवा दिया, आगे समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से मान लेते हैं स्विमर है, यहाँ पे ऐसे है, तो ये इसका पैर हो गया और ये अपना हाथ को आगे ऐसे छप 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 कर रहा है, ठीक है। तो करता क्या है, देखो ये जो स्विमर है वो पानी को अपने हाथ से पीछे की ओर धकेलता है, ऐसे 7 समुंदर पार में तेरे शो था ना। उसमें क्या है, ये पानी को जितने तेज़ी से पीछे की ओर धक्का देता है, बदले में पानी उसको कहाँ जाने देता है, आगे की ओर, क्योंकि जितना फोर्स ये लगाएगा पीछे की तरफ उतना ही फोर्स पानी उस पर लगाएगा आगे की तरफ, और ये इस तरह से क्या कर सकता है, क्या करता है, तैरता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि यह एक्शन किया किस पे, वाटर पे, और बदले में वाटर रिएक्शन किया किस पे, तो स्विमर पे, और इस तरह से ये तैरता हुआ आगे समुंदर को पार कर सकता है, ठीक है।
और पीछे पीछे भी जा सकता है। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये रहा तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या, बस समझ लो कॉन्सेप्ट है ये सब, ऐसा नहीं है कि सबको मैं लिख दूँ आप छाप लो, ये नहीं होता है भाई, ठीक है। लिखो आप खुद से कि मैंने क्या बोला और क्या आपने समझा। अगर जिस दिन ऐसा करना आप सीख लिए, समझ लो कि आपने उसी दिन से पढ़ाई कैसे होता है यह करना सीखा है। तो तीसरे की ओर चलते हैं। एक और भी, जैसे मान लेते हैं कि जो बंदा है वो जब ग्राउंड पे चलता है, ठीक है, आगे की ओर मान लो कि चल रहा है, तो जब चल रहा है तो क्या होता है, आप लोग चलते हुए तो क्या करते हो, ऐसे पैर से ग्राउंड को पीछे की ओर धक्का देते हो और बदले में ग्राउंड आपको किधर की ओर धक्का देता है, आगे की ओर। तो आपने जो किया वो एक्शन हो गया, ठीक है। आपने इस धरती माँ को पीछे की ओर धक्का दिया और बदले में धरती माँ ने आपको किधर चला दिया, तो आगे की ओर चला दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप चल सकते हो धरती पे। तो ये होता है कि कब का सिचुएशन, वॉकिंग के लिए, यानी जब आप वॉक कर रहे हो या दौड़ रहे हो तो उस समय जितना तेज़ी से आप पीछे की ओर धरती को धक्का दोगे उतना ही, आप ये तो जानते ही हो कि न्यूटन्स का तीसरा लगेगा, तो जितना तेज़ी से आप इसको धक्का दोगे उतना ही तेज़ी से ये भी आपको धक्का देगा। तो इस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके जो आपने किया वो एक्शन जो धरती ने आप पे लगाया वो क्या हो गया, रिएक्शन जो ग्राउंड ने आप पे लगाया, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन बस आपको समझ में आना चाहिए, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ, ठीक है, कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जब तक आप कमेंट करके बताओगे नहीं, मेरे को समझ में कैसे आएगा, ठीक है। और मैं जितना भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ उसमें से जिसका आपको मर्जी करे उस एक एप्लीकेशन को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ आपने समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं फोर्थ ये एप्लीकेशन पे चलता हूँ। तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर को, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर को क्या करता है, देखो जब पाइप मान लो कि आग लग गया है कहीं पे, यहाँ पे मान लो कि आग लग गया, दा इस तरह से आग लग रहा है, ठीक है, जल रहा है ये। तो इधर से जब मान लो कि फायर एक्सटिंग्विशर आता है, यहाँ पे पाइप लेकर के इससे पानी निकल रहा है, तो क्या करता है, इसको देखना बहुत सारा आदमी शुरुआत में पकड़े हुए रहेगा। क्यों? क्योंकि जब पानी आगे की ओर जाते रहेगा तो उस समय जब इसमें वाटर जो है वो अचानक आगे की ओर जा रहा है तो इसमें एक न्यूटन्स के तीसरे लॉ से फोर्स किधर की ओर लाएगा, पीछे की ओर भी लाएगा। और इसीलिए अगर मान लेते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं रहा है, ऐसे ही लोली पोली आदमी आकर के पकड़ लिया तो उसको उठा करके फेंक देगा इतना दूर कि वो बेचारा 2-3 दिन तक घर लौट करके नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है कितना दूर फेंक दे, उसको 500-600 मीटर उधर खेत में फेंक देगा कि जो बुझाने आया था खुद राम नाम सत्य है हो जा तुम, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। यानी यह कह सकते हो कि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है, पानी का जो रफ्तार होता है वो किधर होता है, कह सकते हो कि वह एक्शन हुआ, ये आगे की ओर जा रहा है तो जो पानी जा रहा है वो क्या हो गया, उसका एक्शन हो गया, ठीक है। और जो रिएक्शन होता है वो पाइप पे होता है, पानी आगे की ओर जा रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, एक्शन हो गया। कह सकते हो कि दिस पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो पावरफुल स्ट्रीम धारा जा रहा है पानी का वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। और रिएक्शन किस पे होता है, तो रिएक्शन बदले में पाइप पे होता है, जो हॉर्स पाइप, इसको हॉर्स पाइप बोलते हैं। कौन सा पाइप, हॉर्स पाइप, HOSE, हॉर्स पाइप। इस पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो आप देखते ही हो आप लोग कि कितना तेज़ी से पानी आगे की ओर जाता है। तो अगर इस जो आदमी पकड़ने वाला है वो उसको टाइटली बहुत ताकत से नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा कि वो आदमी फेंका सकता है। तो ये रहा चौथा इसका एप्लीकेशन। तो किसी को भी मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि किसी एक को जो आपको बेहतर लगे, ऐसे लिखना आपको अपने कॉपी में अपने नोट्स में सभी का है, लेकिन मेरे को एक कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप में से कितनों के पास हिम्मत है कि आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पाँचवा एप्लीकेशन पे चलता हूँ। देखना फिफ्थ एप्लीकेशन पे जैसे मान लेते हैं कि यह एक बोट है, मैं इसीलिए इतना एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि कभी न कभी तो आपको समझ में आएगा ही। और ये मान लेते हैं कि किनारा है, ठीक है, ये इस तरह से किनारा है। अब आदमी जब यहाँ से मान लो कि कूदेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आदमी जब कूदता है तो क्या करता है, बोट पे नीचे की ओर इसमें पैर दबाता है, ऐसे करके आगे कूदता है। आप खुद सोच करके देख लो, कूदते समय क्या करता है, ये नीचे की ओर प्रेस करता है,
और बदले में इस पर क्या करेगा, बोट भी फोर्स लगाएगा। अब बोट भी फोर्स लगाएगा तभी ये आगे यहाँ पे कूद सकता है, ठीक है। अब मान लो कि फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा, यहीं पे डबक से गिर जाओगे, ठीक है। तो क्या बोला गया कि जब एक आदमी जंप करता है बोट से तो उस समय क्या होता है कि बोट पे नीचे की ओर या बैकवर्ड फोर्स लगाता है, बदले में जो बोट है या इस पे फॉरवर्ड फोर्स लगाता है। उसी तरह से जैसे हम चलने के समय में क्या बोले थे कि चलते समय आदमी क्या करता है, धरती को पीछे की ओर यानी बैकवर्ड फोर्स लगाता है और बदले में धरती इसको आगे की ओर धक्का देता है यानी फॉरवर्ड फोर्स लगाता है और इसीलिए आदमी चल पाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि जंप करने के लिए जो यह किया वो एक्शन है, जो बोट इस पे लगाया वो रिएक्शन है, इसीलिए एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया और इस तरह से ये आदमी बोट से नीचे कूद सकता है, उतर सकता है। तो ये 5वां एप्लीकेशन हो गया। एक दो एप्लीकेशन और दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कभी अब ये तो बिल्कुल बैलून का सिचुएशन नॉर्मल है, आप ऐसा देखे होंगे। क्या है वो, तो एक बैलून आप ले लो, बैलून में एयर भर लो, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये बैलून है, आपने इसमें हवा भर लिया। तो जब आप इसमें हवा को भर लोगे और उसको फिर अचानक आप छोड़ दो, तो जब छोड़ते हो तो देखना क्या होगा, हवा इसमें जो एयर इसमें आपने फिल किया है वो नीचे की ओर ऐसे आएगा, ठीक है। और बदले में जब ये हवा नीचे की ओर आएगा तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। और बदले में अब इस पर रिएक्शन भी तो होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये देखना बैलून जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, यानी इधर उधर जाएगा। ये तो जो यह हुआ इस पे हुआ, ये उसका क्या कह सकते हो कि दैट इज इट्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें भी जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही, और सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कौन, रॉकेट भी अपना। तो ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, जितना फोर्स इस पे उतना ही फोर्स है वो ऊपर की ओर जाएगा। आप देख लेना, एक बैलून को में हवा भर करके उसको छोड़ दो ऐसे ही, तो देखना वो हवा जिस डायरेक्शन में जाएगा हवा उसके उल्टे डायरेक्शन में बैलून जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है इस पे भी मैं फिर से आऊँगा एक बार, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है, इसीलिए मेरे को आना ही पड़ेगा। तो एक्शन अभी बस थ्योरेटिकल वे में बता रहा हूँ, फिर सबके पे न्यूमेरिकल किस तरह से बेस्ड होता है उस पर भी चलाऊँगा। तो रॉकेट प्रोपल्सन, तो रॉकेट भी प्रोपल्सन किस पे बेस्ड होता है, तो बस आंख बंद करके किस पे बेस्ड होता है, तो एक्शन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, सब तो जितना देख रहा है सब इसी पे बेस्ड होता है। तो एक्शन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। कैसे, तो जो रॉकेट होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये रॉकेट है हमारा, ठीक है, ये तो क्या करता है, रॉकेट नीचे की ओर ये गैसेज, हॉट गैसेज नीचे की ओर निकलता है। तो ये क्या हो गया, इसका एक्शन हो गया। और बदले में धरती भी इस पर फोर्स या एयर से जो भी है जो नीचे की ओर लग रहा है इस पर, उसकी वजह से जो गैसेज एग्जॉस्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, वो क्या करेगा, ये जब गैस नीचे की ओर एग्जॉस्ट हो रहा है तो यह भी उसके ऊपर में फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो यह जब जो एग्जॉस्ट गैसेज है इन टर्न, यानी इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि रॉकेट जो है को दिखाई देना चाहिए, रॉकेट एक्ट्स ऑन कौन से गैस पे, इसको कौन सा गैस नाम दिए, तो एग्जॉस्ट गैसेज, EXHAUST एग्जॉस्ट गैसेज, ठीक है। तो रॉकेट एक्ट्स ऑन एग्जॉस्ट गैसेस पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड फोर्सेज इट आउट ऑफ रॉकेट, इसको रॉकेट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और बदले में क्या हो रहा है, तो जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो इन टर्न क्या कर रहा है, पुशेस दी रॉकेट, ठीक है। यानी एक लाइन और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि दी एग्जॉस्ट गैसेज जो है, एक को लिख दिया मैं कि आपको किस तरह से डील करना है क्वेश्चंस को। तो दी एग्जॉस्ट गैसेज इन टर्न, रिटर्न में क्या करता है उसको, तो पुश करता है, पुशेज दी रॉकेट, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्सन होता है। रॉकेट का प्रोपल्सन का मतलब रॉकेट ऊपर की ओर जा पाता है, यानी सो, इसके बाद एक लाइन आप इस तरह से लिख लेना, सो या देयर बाय, ऐसे भी लिख सकते हो, देयर बाय क्रिएटिंग प्रोपल्सन, देयर बाय क्रिएटिंग
प्रोपल्शन। तो ये हो गया, एक को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको और भी लिखने में परेशानी ना हो सके। तो ये रहा एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगली क्लास में जो आपके वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जो मैं बात करूँगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, और शायद वही आपका आखिरी क्लास भी होगा इसका, यानी 6 लेक्चर इसमें रहेगा न्यूटन्स लॉ पे। तो यहाँ तक आप अच्छे से बना करके एक को मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। मैंने एक लिख भी दिया है कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना है आंसर लिखते समय, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया है कि मैं आपको लिंक एक डाल दूँगा, प्रियंका मैम है, प्रियंका केमिस्ट्री पॉइंट करके है यूट्यूब पे ही चैनल, वो बना रही है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप केमिस्ट्री के लिए बना दीजिए वीडियो, बच्चों को परेशानी हो रहा है लॉकडाउन में, तो उन्होंने बहुत करने पे आपके लिए तैयार हुई हैं बनाने के लिए। तो आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि आपको पढ़ाई का एक्चुअल समझ आ सके कि आखिर में पढ़ाई किस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।